वेलकम टू PWOnlyIS। मणिपुर क्राइसिस, जिसका रिजल्टेंट काफी वायलेंस देखने को मिला, उसका प्रभाव अब मिजोरम में भी देखने को मिल रहा है। ये प्रभाव मिजोरम में किस तरीके का और कैसा है, आइए समझते हैं। सबसे पहले तो अभी कई सारे न्यूज़पेपर्स में ये बात देखने को मिली कि जो मिजोरम के सीएम है यानी कि चीफ मिनिस्टर, उन्होंने साफ साफ ये कहा कि अगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इलेक्शन कैंपेन के लिए मिजोरम में जाते हैं तो वो उनके साथ स्टेज साझा नहीं करेंगे, बल्कि उन्हें ये काम अकेले ही करना होगा। उनसे पूछा गया कि आखिर उनकी इस नाराजगी का कारण क्या है, तो उन्होंने कहा कि जिस तरीके से कुकीज को प्रोसिक्यूट किया गया मणिपुर में, जो कि बीजेपी रूल स्टेट है, और वहां पे चर्चेस को जलाया गया, उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई भी सख्त रवैया नहीं अपनाया और इसीलिए अच्छा होगा कि दोनों लोग अलग अलग काम करें। अब यहाँ पर कई सारे सवाल इमर्ज होकर आते हैं। पहली बात तो ये कि कुकीज को लेकर मिजोरम के सीएम का ये लगाव क्यों है, और दूसरा कि अगर प्राइम मिनिस्टर वहां पर इलेक्टोरल कैंपेन के लिए जा रहे हैं तो ये एक्सपेक्टेशन ही क्यों है कि मिजोरम के सीएम उनके साथ स्टेज साझा करेंगे या उन्हें असिस्ट करेंगे। इन सभी डायमेंशंस को समझेंगे, लेकिन उसके पहले आप थोड़ी सी लोकेशन देखिए हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की। यहाँ पर आपको दिखता है सिक्किम, इसके बाद ये है आसाम, ये है अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर है मेघालय, ये है नागालैंड और यहाँ पर है त्रिपुरा। हम बात कर रहे हैं मणिपुर और मिजोरम की। तो मणिपुर को आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो मई से ही क्राइसिस में रहा है और वहां पर इसके रिजल्टेंट काफी वायलेंस हुआ है, और अब इसका प्रभाव हमें मिजोरम की पॉलिटिक्स में देखने को मिल रहा है। तो इस डायमेंशन को एक्सप्लोर करते हैं। तो मामला ये निकल के आया कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो इलेक्शंस होने वाले हैं मिजोरम में, वहां पर जाने की तैयारी में हैं, लेकिन उन्हें वहां पर मिजोरम के जो चीफ मिनिस्टर हैं जोरमथंगमा, उनका साथ नहीं मिलेगा, और ये बात उन्होंने बिल्कुल क्लियरली साफ साफ कह दी है। अब यहां पर देखिए कि जो मिजोरम के सीएम हैं, उनका ये मानना है कि मणिपुर में जो पूरा वायलेंस हुआ है, इसके पीछे जो सबसे महत्वपूर्ण कारण था वो ये था कि कुकीज को टारगेट किया गया मणिपुर वायलेंस के दौरान, और कुकीज के जो ग्रीवांसेस थे उनको ना तो मणिपुर की गवर्नमेंट ने और ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने सीरियसली लिया। इससे एक बात तो समझ में आ जाती है कि मेटीज एंड कुकीज के बीच का ये जो पूरा वायलेंस रहा है, इसमें जो मिजोरम के सीएम है वो साइड लेते हैं कुकीज का। अब ये कुकीज का साइड लेते हैं, इसके पीछे का डायमेंशन क्या है, ये एक्सप्लोर करने के लिए आपको ये समझना होगा कि मणिपुर का जो पूरा वायलेंस हुआ था उसके पीछे आखिर कौन से कारण जिम्मेदार थे। उन रीजंस को एक्सप्लोर करने के लिए आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाके देखना होगा कि देखिए 3 मई को मणिपुर में इस वायलेंस की शुरुआत हुई थी। यहां पर जो कुकी लेड ग्रुप्स थे वो एक सॉलिडेरिटी मार्च निकाल रहे थे। जो 10 स्टेट के डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पर, जैसे 16 डिस्ट्रिक्ट्स में से 10 डिस्ट्रिक्ट में ये मार्च चल रहे थे, और यहाँ पे मेती जो ग्रुप के लोग हैं उन्होंने काउंटर प्रोटेस्ट शुरू किया। इस काउंटर प्रोटेस्ट में वायलेंस शुरू हुआ और ये वायलेंस एक्सटेंड होता चला गया। अब ये सॉलिडेरिटी मार्च किस लिए था और ये काउंटर प्रोटेस्ट किस लिए था, ये आपको अभी समझ में आ जाएगा। सबसे पहले तो हम मेतीज की बात करते हैं। मेती एक मेजॉरिटी ग्रुप है मणिपुर में, जो कि स्टेट की पॉपुलेशन का 53% कवर करता है। टोटल पॉपुलेशन अगर आप मणिपुर की देखेंगे, इट्स अराउंड 2.85 मिलियन। जो लास्ट सेंसस था 2011 का, उसके अकॉर्डिंग इतनी बड़ी पॉपुलेशन होने के बावजूद उनके पास मणिपुर का केवल 10% लैंड ही है। मतलब वो थोड़े से डिप्राइव्ड तो हैं, ऐसा डेटा से भी समझ में आता है। अगर आप कुकीज और बाकी की 33 अदर ट्राइब्स को इकट्ठा करें, जो कि अराउंड 30% पॉपुलेशन कवर करेंगे, वो जोग्राफिकली ज़्यादा स्प्रेड है, मतलब उनके पास ज़्यादा लैंड है, ज़्यादा एरिया वो कवर करते हैं। अब ये एक बड़ा क्राइसिस का रीज़न है, इकोनॉमिक रीज़न, कि मेतीज संख्या में ज़्यादा हैं लेकिन वो इकोनॉमिकली उतने वेल ऑफ नहीं है जितने कि उनके काउंटर पार्ट कुकीज या बाकी के ट्राइब्स। कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी पुराना है और ये कॉन्फ्लिक्ट लैंड और नेचुरल रिसोर्सेज को लेकर है। ऐसा नहीं कि ये कोई नया कॉन्फ्लिक्ट है। मेतीज और कुकीज इस मुद्दे पर हमेशा से आमने सामने रहते हैं। हालांकि जो कुकीज हैं वो मोस्टली क्रिश्चियंस हैं, जबकि अगर आप मेतीज को देखेंगे तो मेतीज हिंदू हैं। तो अभी एक बात समझ में आ गई कि जो कुकीज हैं वो क्रिश्चियन हैं और जो मेतीज हैं वो हिंदू हैं, और ये एथनिक डायमेंशन आपको समझ में आ जाएगा। हालांकि ये जो विवाद है ये क्रिश्चियन वर्सेस हिंदू का नहीं है, ये विवाद एथनिक है। कुकी वर्सेस मेती है ये विवाद, ये क्रिश्चियन वर्सेस हिंदू विवाद नहीं है। कुकीज काफी लंबे समय से स्टेट में शेड्यूल ट्राइब का दर्जा अवेल किए हुए हैं, जबकि आरोप ये रहता है कि वो कंपैरेटिवली इकोनॉमिकली वेल ऑफ कंडीशन में है। मेतीज जो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन है लेकिन उनके पास कम लैंड है, वो काफी लंबे समय से ट्राइबल स्टेटस की डिमांड कर रहे थे, और इसी ट्राइबल स्टेटस की डिमांड के लिए वो एक सॉलिडेरिटी मार्च निकालते हैं, जहां से काउंटर प्रोटेस्ट शुरू होता है कुकीज के द्वारा, और ये पूरा झगड़ा, ये पूरा विवाद वहीं से स्टार्ट हो जाता है। अगर आप मिजोरम को थोड़ा सा देखें तब आपको ये लिंक समझ में आएगा। मिजोरम जो कि एक लैंड लॉक स्टेट है, हमने मैप में देखा था, ये
3 सेवन सिस्टर स्टेट्स के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। दोज आर त्रिपुरा, आसाम और मणिपुर। इसके अलावा 722 किलोमीटर का जो इनका बॉर्डर है ये बांग्लादेश और मणिपुर से भी साझा करते हैं। बांग्लादेश और मणिपुर से एक बहुत बड़ी संख्या में रिफ्यूजीज मिजोरम में जाते हैं और वहां की जो गवर्नमेंट है, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, वो उन्हें सपोर्ट भी करती है। मिजोरम जो कि 1972 तक आसाम का पार्ट हुआ करता था, उसे 1986 में 53rd अमेंडमेंट जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का किया गया उसके तहत स्टेट का दर्जा दे दिया गया। मतलब इसके लिए 1986 में अमेंडमेंट आया था और 1987 में इसे 23rd स्टेट का दर्जा दे दिया गया। तो 1972 तक तो ये आसाम का पार्ट हुआ करता था, फिर यूटी बना, यूनियन टेरिटरी बना, और 1987 में ये भारत का 23वां राज्य बन गया। वहां राज्य बनने के बाद वहां की पॉलिटिक्स जनरली स्टार्ट होती है। तो यहां पर एक स्पेसिफिक बात आपको और ध्यान रखनी होगी कि मिजोरम एक क्रिश्चियन मेजोरिटी स्टेट है, जहां की 87% पॉपुलेशन क्रिश्चियन है। अब आपको डायमेंशन समझ में आ गया होगा कि मिजोरम एक क्रिश्चियन मेजोरिटी स्टेट है और मणिपुर में जो कुकीज को अटैक किया गया तो कुकीज भी क्रिश्चियन है। तो यहाँ पे क्रिश्चियन डायमेंशन निकल के आता है। इसी वजह से जो मिजोरम है वो मणिपुर के कुकीज को सपोर्ट करता है और वहां पे जो चर्चेस बर्न किए गए उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का सख्त रवैया नहीं रहा, ये आरोप भी इसी वजह से जो मिजोरम के सीएम है वो लगाते रहते हैं। इलेक्शन कमीशन ने 5 राज्यों में इलेक्शंस अनाउंस किए हैं। छत्तीसगढ़ के जो इलेक्शंस हैं वो 2 फेजेस में होंगे, 7 नवंबर और 17 नवंबर को। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर के इलेक्शंस होने हैं, राजस्थान में 30 नवंबर को, तेलंगाना में नवंबर 30 को और मिजोरम में नवंबर 7 को इलेक्शंस होने हैं और काउंटिंग 3 दिसंबर को होगी। तो ये इलेक्शंस 5 राज्यों में होने वाले हैं, यानी कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम। और इलेक्शंस को जो आने वाला लोकसभा का इलेक्शन है उसका वार्म अप भी कहा जा रहा है। मतलब यहाँ से माहौल समझ में आएगा तो सभी पार्टीज काफी कंसर्न है और यहीं पर ये मामला निकल के आया है कि जो मिजोरम के सीएम हैं वो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनका साथ देने को राजी नहीं है। अब देखिए मिजोरम के बारे में हम बात करें तो 2023 में जो मिजोरम लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके इलेक्शन शेड्यूल्ड हैं 13 अक्टूबर से 5 दिसंबर के बीच में। मिजोरम की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में 40 सीट्स हैं। जोरमथंगमा MNF पार्टी का हिस्सा है और वही सीएम भी है। तो जो जोरमथंगमा है वो बीजेपी लेड नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस का पार्ट है, दैट इज नेडा। अब आप इक्वेशन समझिए, नेडा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जब बीजेपी इलेक्शन लड़ती है तो वो एक अलायंस के साथ लड़ती है जहां पर लोकल पार्टीज का साथ लेती है और उन्हीं लोकल पार्टीज में से एक पार्टी है MNF, ठीक है, मिजो नेशनल फ्रंट, जो बीजेपी का साथ देती है जब वो नॉर्थ ईस्ट में लोकसभा के इलेक्शंस लड़ते हैं। हालांकि जब मिजोरम में लोकल यहाँ पे राज्य के जब इलेक्शंस होते हैं तो वहां पे जो MNF है वो इंडिपेंडेंट लड़ता है, फिर वहां पे बीजेपी का रोल नहीं है। लेकिन जब लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं तो बीजेपी और MNF एक साथ मिलकर लड़ते हैं। मतलब सेंटर के लेवल पे MNF और बीजेपी का एक अलायंस है, राज्य में भले ही नहीं है। तो ये एक्सपेक्टेड है कि जब पीएम जा रहे हैं तो वहां के सीएम उनकी मदद करेंगे, उनके साथ स्टेज पर जाएंगे, लेकिन अब वो मना कर रहे हैं। अगर आप MNF की बात करें, मिजो नेशनल फ्रंट की बात करें, तो ये रीजनल पॉलिटिकल पार्टी है मिजोरम में। MNF एक्चुअली में मिजो नेशनल फैमिन फ्रंट के तौर पे इवॉल्व हुआ था 1959 में। जब वहां पे फैमिन आया तो उन्होंने अपोज करना शुरू किया कि सरकार सीरियसली वहां के फैमिन को नहीं ले रही है। हालांकि उन्होंने उसके बाद काफी वायलेंस शुरू किया, अंडरग्राउंड एक्टिविटीज शुरू करी। 1986 में मिजोरम अकॉर्ड साइन हुआ और उसके बाद इन लोगों ने वायलेंस छोड़कर पॉलिटिक्स का रास्ता अपना लिया। MNF उसके बाद से इलेक्शंस कंटेस्ट करती रही है और 3 बार मिजोरम में उन्होंने अपनी सरकार बनाई भी है और वर्तमान में भी MNF ने ही सरकार बनाई हुई है वहां पर, और जोरमथंगमा वहां के वर्तमान के चीफ मिनिस्टर हैं मिजोरम के। तो ये पूरा डायमेंशन आपने देखा मिजोरम की पॉलिटिक्स का, मिजोरम की एथनिसिटी का, और जो इसका लिंक है मिजोरम का मणिपुर के वायलेंस के साथ, ये सारे लिंक्स आपने समझ लिए। अब आप यहाँ पर मुझे अपना ओपिनियन बताइए कि आपको क्या लगता है कि ये जो मणिपुर का वायलेंस था क्या इसे और बेटर तरीके से डील किया जा सकता था, और अगर इसे बेटर तरीके से डील किया जा सकता था या अभी भी जो मेतीज और कुकीज के बीच का विवाद है उसके लिए आप क्या सॉल्यूशन सजेस्ट करेंगे? किसी भी पॉलिटिकल डायमेंशन में ना जाते हुए यूपीएससी एस्पिरेंट होने के नाते आपका क्या ओपिनियन रहेगा कि क्या ऐसे सॉल्यूशन सॉल्व किए जाते कि हम मणिपुर के क्राइसिस को और बेटर हैंडल कर सकते थे? 1 या 2 सॉल्यूशन जो भी आपके पास है 1-2 लाइन में जरूर से शेयर करिए कमेंट बॉक्स में। तो इस सेशन में हम यहीं पे रुकते हैं। उम्मीद करते हैं ये सेशन आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। मिलेंगे एक और सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।